गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर वीराने पे क्या गुजरे। एक ऐसा साम्राज्य जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण, जिसने लगभग 3 शताब्दी तक भारत के 12,000 की संख्यात्मक रूप से सेना लेकर के अपने से 6 गुनी से मजबूत सेना के सामने उसने मुकाबला किया पानीपत के बाद अकबर प्रशासनिक सुधार तथा भू राजस्व प्रणाली के तहत इस साम्राज्य को पूरी तरह से इसको समृद्ध किया और उपलब्धि के साम्राज्य औरंगजेब के जीवन तक चरमोत्कर्ष पे बना रहा। दबाव, कमजोर उत्तराधिकार, क्षेत्रीय विद्रोह तथा भारत के इस स्वर्णिम अध्याय का धीरे धीरे पतन चालू हुआ। अगर मंदिर तोड़े गए तो कई मंदिर स्थापित भी किए गए, तो क्यों नहीं उसका उत्थान होने लगा। लेकिन आज हम सभी लोग अपने इतिहास के अगली श्रृंखला में मुगलों के पतन के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे अपने साथियों के द्वारा। तो देखिए, मुगलों के बारे में बताने से पहले, चाहे मुगलों के पतन के बारे में बताने से पहले, मैं एक शेर के माध्यम से उसके अस्तित्व को दर्शाना चाहूँगा, उसके पतन के कारण को दर्शाना चाहूँगा कि गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर वीराने पे क्या गुजरी। तो मुगलों के पतन को बताने से पहले मैं उस मुगलों के बारे में, चाहे मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है, जिसने लगभग 3 शताब्दी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। इसकी स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में की। मात्र 12,000 की संख्यात्मक रूप से सेना लेकर के अपने से 6 गुनी से मजबूत सेना के सामने उसने मुकाबला किया पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त करके भारत पे मुगल वंश की स्थापना की, ठीक। और आने वाले अपने जीवन के 4 युद्धों के माध्यम से उस मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया भारत में, ठीक। इसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं का थोड़ा कार्यकाल अस्थिर रहा, लेकिन उसके बाद अकबर आया। अकबर ने अपने धार्मिक सहिष्णुता, सुलह कुल और प्रशासनिक सुधार तथा भू राजस्व प्रणाली के तहत इस साम्राज्य को पूरी तरह से इसको समृद्ध किया और उपलब्धि के शिखर तक ले गया। इसके बाद शाहजहां ने इसे वास्तुशिल्प के शिखर तक पहुंचाया और यह साम्राज्य औरंगजेब के जीवन तक चरमोत्कर्ष पे बना रहा, ठीक। हालांकि इसकी भव्यता अपार थी, मगर आर्थिक दबाव, कमजोर उत्तराधिकार, क्षेत्रीय विद्रोह तथा बाहरी आक्रमणों ने धीरे धीरे इस शक्ति को कमजोर कर दिया और भारत के इस स्वर्णिम अध्याय का धीरे धीरे पतन चालू होने लगा है, ठीक है। तो भारत के इतने बड़े साम्राज्य के पतन के बाद हिंदुस्तान पर क्या गुजरी और कैसे कैसे इसका पतन होता गया, मैं आपको इसके कारण के बारे में समझाऊंगा। तो देखिए साथियों, अधिकांश लोग मुगलों के पतन के कारण को उनके धार्मिक नीति, चाहे उनके धार्मिक कट्टरता को दिखाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यह भी कहते हैं कि मुगल काल में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए जिसके कारण इसका पतन होता गया। तो मैं कहूँगा कि मुगल काल में अगर मंदिर तोड़े गए तो कई मंदिर स्थापित भी किए गए, तो क्यों नहीं उसका उत्थान होने लगा। लेकिन देखिए, मुगल काल में औरंगजेब की धार्मिक नीति थोड़ा कट्टरता के प्रति उत्तरदायी थी, कट्टरता के प्रति थोड़ा समर्थक थी, लेकिन यह असत्य नहीं है मगर अर्ध सत्य है। केवल एक कारण, अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों की धार्मिक नीति के कारण इनका पतन हुआ, तो केवल एक ही कारण ऐसा नहीं है कि उसके पतन का कारण बना। उस कारण के पीछे कई कारण थे और क्या क्या कारण थे मैं उस पर चर्चा करूंगा। हमेशा हम लोगों को इतिहास को उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर देखना चाहिए कि उस समय की क्या परिस्थितियां रही थी और किस लिए मंदिरों को तोड़ा गया, किस लिए मस्जिदों को भी तोड़ा गया। उस आधार पे अगर हम इतिहास का विश्लेषण करेंगे तो उस चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हम प्रेजेंट के आधार पर अगर उस पास्ट को निर्णय करने लगे तो हमेशा सस्पेंस में बना रहेगा और हमेशा ही द्वंद्वात्मकता के शिकार रहेंगे। तो मुगलों के पतन के कारण के रूप में मैं अगर देखूं तो सबसे पहला है आर्थिक तनाव। मुगलों के पतन के कारण में आर्थिक तनाव। देखिए, किसी भी साम्राज्य को अच्छे तरह से चलाने के लिए उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना अनिवार्य है, उसका सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत होना अनिवार्य है, और सैन्य शक्ति के खर्चे को भी चलाने के लिए आपको आर्थिक तौर पे मजबूत होना ही अनिवार्य है। तो जैसे जैसे मुगलों में, चाहे मुगल व्यवस्था में आर्थिक पतन चालू हुआ तो मुगलों का पतन भी चालू हुआ। आर्थिक पतन में मैं अगर देखूं तो इसमें औरंगजेब का दक्षिण का अभियान सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है कि औरंगजेब लगभग 25 साल तक दक्षिण में अपना सैन्य अभियान चलाता रहा, जिस कारण वह राजधानी से दूर रहा और राजधानी से दूर हो जाने के कारण तमाम तरह की अव्यवस्था फैली। जागीरदारी व्यवस्था के माध्यम से शोषण होता गया पूरी तरह से। शोषण का स्तर मैं अगर देखूं तो जनता में ज़्यादा से ज़्यादा जन असंतोष की भावना बढ़ी, जिसके कारण पूरी तरह से ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी तरह से शोषण में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हुआ और यह आर्थिक तौर से साम्राज्य को कमजोर किया, जो बाद में पतन का कारण बना। अब
दूसरा कारण मैं देखूं तो कमजोर उत्तराधिकार। देखिए, कमजोर उत्तराधिकार, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी लोग इसके बेटे ने जो भी शासन सत्ता संभाली, उनमें उत्तराधिकार उनमें कौशल की कमी, चाहे उनमें निर्णय लेने की अक्षमता के कारण उनके उत्तराधिकार कमजोर हुआ, जिसके कारण कमजोर उत्तराधिकार के कारण इसके पहले भी आप देखेंगे कि कमजोर उत्तराधिकार के कारण जो आर्थिक शोषण बढ़ा हुआ था, जनता में असंतोष था ही। उत्तराधिकारी कमजोर उत्तराधिकारियों का फायदा सैनिक कुलीन वर्ग ने उठाया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगे, धीरे धीरे स्वतंत्रता के करीब जाने लगे। उनके पीछे जन समर्थन चला, क्योंकि वो जन समर्थन आर्थिक शोषण के खिलाफ था। उसके बाद मैं देखूं तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात प्रशासन पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, स्वतंत्रता की मांग जगह जगह उभरती जा रही थी। इसी क्रम में बंगाल, अवध, दक्कन में स्वतंत्रता की मांग उभरती चली गई और मराठा, सिख, जाट, राजपूत जैसे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। साम्राज्य पूरी तरह से विखंडित हुआ, जिस कारण इनका पतन चालू हो गया। अब मैं देखूं कि मुगलों का पतन का कारण मैं यूरोपीय शक्तियों को मानता हूं। जिस तरह से हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी, और पैर पसारने के साथ साथ उनका वर्चस्व जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, औद्योगिकीकरण के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से जो कृषि के जो उत्पादक देश हुआ करते थे, वह पूरी तरह से कच्चे माल के आयातक देश बन गए थे, जो कि मुगलों के पतन का कारण बना था। ठीक है।